न्याजी न्याजी आवे आवे अगली बाजी पैर न्याजी अगली बारी। ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है, लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी, और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ ये सागदार के नहीं है, ये असल है। नैब ने अपने 18 सालों में हमारे आने से पहले पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था, वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। 2:30 बजे से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब तकरीर शुरू होगी, फिर खैर बड़ा टाइम लगा, फिर फंक्शन शुरू हुआ, फिर 1.5-2 घंटे हमने गाने भी देखे, सब कुछ देखा, एंड वी थॉट कि वज़ीर आज़म ने अगर आज 3 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है तो काफ़ी ज़्यादा उस पर डिटेल्स होंगी। लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि 2-3 मोटी मोटी उन्होंने बातें की, उसमें से एक आधी बात मुझे समझ नहीं आई, वो बल्कि पूछूंगा अपने गेस्ट से। तो और जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अवाम देखते हैं, एक है गुर्बत, एक है महंगाई, एक है अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियां, और उनका फ्यूचर। इस पर कितनी बात होगी। अनफॉर्चुनेटली उस स्पीच में इन पे टच नहीं हुआ। हर चीज़ पे हाथ रखा वज़ीर आज़म साहब ने, चाहे वो बच्चों की तरबियत कैसे होनी है, अफ़गानिस्तान, फ़ौज, यू नेम इट। लेकिन ये जो 3 चीज़ें थी, बिकॉज इस पर जो डेटा है, जो गुर्बत की शरह है, अगस्त 2018 में 31.3% थी, अगस्त 2021 में वो 40% के करीब है, 39.5%। महंगाई 5.8, अब 10.9, 11% पे। अनएम्प्लॉयमेंट आज से 2 साल पहले 4.8, आज 11.5। जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों में 100 से लेकर 400% इजाफा, कई केसेस में 1000% भी इजाफा हुआ है। इंसुलिन, आम दवाई एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये 450 का जो डोज था वो अब 1200 रुपये का है, और इसके कम से कम 75 लाख से ज़्यादा सिर्फ इसके पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में। इस तरह एक बहुत लंबी लिस्ट है। फिर शायद गवर्नेंस की भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वज़ीर आज़म बताएंगे किस तरह गवर्नेंस बढ़ी, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। हमें आपसे कुछ डेटा शेयर कर लेते हैं। कुछ 7 चेयरमैन FBR बदल चुके हैं, 3 BOI के चेयरमैन बदल चुके हैं, 6 पंजाब के IG, 4 चीफ सेक्रेटरीज पंजाब के, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 4 बारी कुर्सी आगे पीछे हुई, इंटीरियर मिनिस्टर 3 दफ़ा, सेक्रेटरी इंटीरियर कोई 5 दफ़ा, फाइनेंस मिनिस्टर 4 दफ़ा, फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी 5 दफ़ा, एनर्जी डिवीज़न के अंदर भी 3-3 बारियाँ लगी डिफरेंट लोगों के, IG इस्लामाबाद 3 दफ़ा, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर अखबार ने कहा तकरीर करते हैं वहाँ पे कि जी गवर्नमेंट बता नहीं सकी कि हमारी क्या खूबियाँ और क्या क्या हमने काम किए हैं। कल वज़ीर आज़म लाहौर में थे तो उन्होंने बात की वहाँ पे कि बुज़दार साहब की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, नज़र नहीं आ रही, उनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं हो रही। तो कौन सी इतने खुफिया काम है जो हमें नज़र नहीं आ रहे, इस पर समझेंगे और आज का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के साथ पहले हिस्से में थोड़ी देख लिए मेरे साथ मौजूद होंगे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे शाहिद खकान अब्बासी साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मालिक। अच्छा, ये पहले मैं बजाय इस पहले इसके कि आप मुझे सवाल करें, आपने जो डेटा अभी दिया है अनएम्प्लॉयमेंट का और आपने जो दिया है महंगाई का, ये मतलब आपका क्या सोर्स है? सर लेबर फोर्स सर्वे 2019-2020। कौन सा सर्वे? लेबर फोर्स सर्वे। लेबर फोर्स सर्वे कहाँ का है? ये आप ही लोगों का है? नहीं, हमारा कोई सर्वे नहीं। नहीं सर आपका है ये। मैं आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के भी निकाल देता हूँ, वो फिगर्स भी दे आर मैचिंग द सेम मैचेस। अच्छा जरा सुन लेना बात। पहली बात तो ये कि आपने जो फिगर्स दिए ना वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। और दो बातें मैं आप करता हूँ। पहले तो जो आपने कहा कि आप वज़ीर आज़म की तकरीर का इंतजार कर रहे थे, तो वज़ीर आज़म की तकरीर के साथ एक 251 सफ़ों की किताब शाया हुई है। बिल्कुल आई। तो आप जिस किस्म का डाटा देखना चाहते हैं, आप कुछ वक्त लगाइएगा और आप उस किताब को देखिएगा। जरूर। जो प्राइम मिनिस्टर का जो फंक्शन होगा या जो 3 साल का आपका एक आप करेंगे,
आप एक आम आदमी को पॉलिटिकल जो वर्कर है उससे बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई मैथमेटिक्स लेके नहीं बैठेंगे ना, आप बड़ी बातें बताएंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज बताई, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जब पाकिस्तान उनके हवाले हुआ था 2018 में, तो हमारी तो 0.5% ग्रोथ थी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4.4% पे अब आ गए हैं, जो प्रिलिमिनरी डाटा आया है, अब 4 पे तो है ही है, डिक्लेयर्ड है। इसी तरीके से जो आपने महंगाई का फॉर एग्जांपल आपने बात की है, बट आपने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया है जो लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है। 1100 अरब रुपया जो है वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर क्लास में गया है, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 60% है। इसी तरीके से जो बाकी फिगर्स आप उठा के देखें, तो चौधरी साहब जो पाकिस्तान, अगर आप उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स के मुताबिक वहाँ पे 39 to 40% फूड इन्फ्लेशन हुई है, रूरल में बड़ी है, जो अर्बन से भी ज़्यादा है। वहाँ हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, नहीं, बात गलत है ना आपकी। उसकी वजह क्या है? इस वक्त दुनिया में इन्फ्लेशन क्या हुई है? फूड इन्फ्लेशन दुनिया में तो 100% से भी ऊपर चली गई है फूड इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में तो हमने कोरोना के बावजूद इसको रोका है। देखिए, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, वो सैलरीड क्लास का प्रॉब्लम है, वो हमें मानना भी चाहिए। सैलरीड क्लास जो हमारी है उसके इश्यूज हैं, उसकी तनख्वाहों में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ। फिर चूंकि आप जो मीडिया सेठ है, आप लोग भी अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में आप लोगों ने इजाफा नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट अभी हमने 3 महीने में 70 करोड़ रुपया आप लोगों को जारी किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी वो आपने ओनर्स को किया होगा, जर्नलिस्टों को नहीं किया। हमारी सबकी तनख्वाहें कटी हुई हैं, हमें नहीं मिला आपका पैसा। नहीं, आप भी मालिकों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ऐसे ही अपनी गल करो, सानू ना बिच ले आओ, अपनी गल करो। नहीं, ज्यादातर एंकर्स मालिकों पे लाडले होते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त एक जनरल बात है, मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आप फैसलाबाद में उठाइए, वहां के चैम्बर के प्रेसिडेंट से बात करिए, वो आपको बताएगा कि 2023 तक तो हमारे पास ऑर्डर लेने की भी कैपेसिटी नहीं है, हम इतना ओवरबुक्ड है, लेबर मिल ही नहीं रही। कंस्ट्रक्शन की लेबर आपका हर जगह 3-3 गुना इजाफा हो गया है, वो मिल ही नहीं रहा। सो मेरा ख्याल है कि जब हम ऐसे लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, एनालिसिस करना वो तो जाहिर है आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन एक दूसरी साइड भी है, उसको भी आप सामने रख सकते हैं। ये मुझे बताएं, क्या बेसिकली ये सारे फंक्शन का इसमें ये तो बताएं चौधरी साहब, ये सारे जो लोग आए थे, गवर्नर भी आए, चीफ मिनिस्टर्स भी आए, तो गवर्नर साहब सिंध से आए, अपना जहाज लेके आए, टैक्स पेयर के पैसे पे आए, तो सिर्फ एक गाना गाने के लिए आए थे गवर्नर इस्माइल साहब? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे बेचारे गवर्नर्स के पास तो जो है गाड़ी है, शुक्र है, उनके पास अपने जहाज कहाँ है, तो सारे लोग जो है वो अपने खर्चे पे ही आए, और सारा जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो तो हम इस तरह से करते ही नहीं है कि जिस तरह से जो है वो यहाँ पे तो यू आर सेइंग ऑन रिकॉर्ड कि ये गवर्नर्स वगैरह सारे अपने खर्चे पे आए हैं? ये सारे लोग जो है वो अपने उसके ऊपर आते हैं, और यहाँ पे जो भी उनकी कभी भी। अच्छा, छोड़े इसको, मैं सीरियस बात पे आना चाहता हूँ, मुझे 2 चीजें बताएं। एक मिनट, एक लम्हा सर, एक मिनट। देखिए, पहली तो मालिक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये वाहिद हुकूमत है जो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करती है जब वो इस तरह की रिपोर्ट सामने लाती है। तो आप जैसे जो एक अक्लमंद लोग हैं, उनको ये मौका मिलता है कि आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स देख सकें, और आप हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर जेन्युइन तनकीद कर सकें। और कई जगहों पे आपने अच्छा, एक चीज बताइए, ये एक बड़ी जनरल माहौल बन रहा है इस्लामाबाद में, और हर जगह एक बात फैली भी है, शायद अर्ली इलेक्शंस हो। ये जो आज का फंक्शन इतना एलैबोरेट तरीके से हुआ, इसने उस तासुर को तक़वियत दी है कि जैसे शायद ये एक मोर लाइक एन इलेक्शन मूड बनाने वाली बात थी। और क्योंकि अपोजिशन आजकल काफ़ी उसको अपनी मुसीबतें पड़ी हुई हैं, बैकफुट पे है, तो क्या आप लोगों ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश किया कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम बिल्कुल तगड़े हैं, और अब शायद हम इलेक्शन के मूड में आ रहे हैं? क्या ये इंप्रेशन आपने दिया? देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इश्यूज हैं, लिहाजा इलेक्शंस की तो फ्रैंकली कोई इसमें इतना माहौल है ना बात है, लेकिन हम एक सियासी जमात है, और अगर एक सियासी जमात अपने कारकर्दगी से अपने वोटर को, अपने लोगों को आगाह कर रही है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड एक्चुअली, उसको तो आपको एक खुशामदीद कहना चाहिए, और आपको कहना चाहिए कि ये तो वो रवायत है। मुझे बताइए ना, 3 साल हो गए, मुराद अली शाह साहब ने क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट दी?
हमें भी तो हक है ना देखने का कि पीपल्स पार्टी ने वहां पे क्या किया। वो क्यों हमारा ख्याल था चौधरी साहब, हमारा ख्याल था कि शायद आप आज रिपोर्ट देंगे, वीट स्कैंडल के ऊपर रिपोर्ट देंगे, शुगर वाले पे रिपोर्ट देंगे, फिर आपने अली जफ़र की रिपोर्ट आनी थी वो उसमें से शायद रिपोर्ट दें। जितने बड़े स्कैंडल्स हुए हैं, LNG का स्कैंडल हुआ, उनकी भी आज माफियाज की वज़ीर आज़म ने बात की थी, लेकिन जो माफियाज आपके दौर पे पनपते रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स तो नहीं आई। लेकिन अब ये बड़ा अलमिया है कि मोहम्मद मालिक जैसा आदमी भी जो रोजाना कम से कम 3-4 अखबारें पढ़ता है, वो भी जब बात करता है उसको ये भी नहीं पता होता कि कंपटीशन कमीशन ने 46 अरब रुपया जो है वो शुगर मिल का जो मामला था उसमें उन्होंने फाइन इम्पोज किया है। आप ये भी जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते कि LNG का जो स्कैंडल था उसके ऊपर जो है वो FIA ने ना सिर्फ ये कि इंक्वायरी शुरू की, वो इन्वेस्टिगेशन हो गई और आप अदालत से जाके जो है उन्होंने स्टे लिया है। तो अगर एक ऐसा इल इन्फॉर्म्ड कमेंट आप जैसे लेवल के ऊपर होगा तो बाकियों का तो आप हिसाब लगा लें। नहीं, इल इन्फॉर्म नहीं है, आपका कमीशन था, आपने उसके ऊपर रिपोर्ट देनी थी, अली जफ़र साहब ने रिपोर्ट देनी थी, वीट के ऊपर आप लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ था कि रिपोर्ट देंगे। सर इन्फॉर्म नहीं है। FIA की केस एक प्रोसीड करना और आपकी रिपोर्ट्स देना टू डिफरेंट मैटर्स, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं चौधरी साहब। सबकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो आपसे झगड़ा नहीं करता मैं, बस काफी है। फिर कितनी आई हैं सानू भी दस दियो, साढ़े कोल तो नहीं आई हैं। मैं आपको भिजवा दूंगा, सबकी ओपन हो चुकी है। तो जो अली जफर की रिपोर्ट भी आ गई हुई है। जो अली जफर का कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं थी, वो तो जो अली जफर का जो मामला था वो तो ये था कि वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टी के अंदर चूंकि उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादती हो रही है, वो तो उस मामले के ऊपर थी। वो वज़ीर आज़म जाने और अली जफर जाने, वो ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं थी ना। अच्छा चलें, अली जफर का रिपोर्ट हम उसको छोड़ ही दें। मुझे एक दो सिर्फ बातों के जवाब दे दें। हमारा ख्याल था कि वज़ीर आज़म एक आज होप की बात करेंगे और बताएंगे कि जो सी क्रिपलिंग महंगाई है और जो ये दूसरे चीज़ें हैं इनके बारे में क्या इकदाम उठाए जाएंगे, वो हमें नज़र नहीं आए। और आज दो ही ट्रेंड चलते रहे हैं, या आपका ट्रेंड चलता रहा है और कभी आप उठे थे कप्तान का नया पाकिस्तान, या होता था जालसाज के 3 साल। ये दो ट्रेंड्स, उधर आपकी मीडिया टीम लगी हुई थी, उधर अपोजिशन की मीडिया टीम लगी हुई थी, यही दो ट्रेंड्स चलते रहे। लेकिन हमें स्पेसिफिक्स में कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। जब मैं आपकी प्राइम मिनिस्टर की हम स्पीच देख रहे थे, बहुत सी चीज़ें अगेन प्रोमिसेस हैं, ये होगा, तालीम में ये करेंगे, ये होगा। आज तो ये था कैपिंग होनी थी 3 साल की। हाईलाइट क्या है आपकी इस कैपिंग की, हाईलाइट क्या कहेंगे आप हमें? देखिए ना, इसमें तो हमने तो 3 साल में तब्दील ही करके रख दिया है पाकिस्तान। एक ऐसा पाकिस्तान जो बिल्कुल इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर चल रहा था, जिसकी अपनी कोई सनत जो थी वो तबाह बर्बाद हो गई थी, हमने उसको वापस एक इंडस्ट्रियल एरा में लेकर के आए हैं। हमने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको इतना ज़्यादा उसमें इसलिए इजाफा हो चुका है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हम रिवाइव कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो अपनी एग्रीकल्चर को रिवाइव किया है, उसके बाद जो एजुकेशन के ऊपर जो आप समझे कि PTI का एक मंशूर का हिस्सा था कि हम 12 साल तक की जो तालीम है उसका कम से कम जो सिलेबस है। अच्छा, मुझे दो चीज़ें चौधरी साहब समझा दें, मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो मैं अभी कमेंट आपको एक प्राइम मिनिस्टर का दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे उस कमेंट की समझ नहीं आई कि वो रेफर किस चीज़ को कर रहे थे, वो किस चीज़ को बता रहे थे वो। और दूसरा, पहले एक छोटा सा सवाल ये है, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अगर टैक्स उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा पहले से ज़्यादा देखिए हमारी परफॉर्मेंस आई है, तो 7 FBR चेयरमैन क्यों चेंज हुए? अगर फाइनेंस पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी तो 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स क्यों चेंज हुए? अगर एनर्जी में इतना अच्छा था तो ताबिश गौर निकाला जाए, फिर रखा जाए। नदीम बाबर कल तक शहजादा था, फिर नदीम बाबर को दरवाज़ा दिखा दिया गया। कल तक जो आपके रेवेन्यू के ऊपर एडवाइज़र थे वो ज़बरदस्त थे, वो उनको भी फारिग कर दिया गया। तो फिर ये हाईएस्ट लेवल पे सब कुछ बार बार 2-2, 4-4 माह में तब्दीलियाँ क्यों होती रही हैं अगर सब कुछ अच्छा था? एक तो बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग जब ग्रेड 22 में आते हैं तो उनकी जॉब की जो टाइम लिमिट है वो इतना नहीं होता कि वो ज़्यादा देर कंटिन्यू करें। ज़्यादा जब आप 7 बात कर रहे हैं तो इनमें से 3 या 4 तो वो हैं जो कि रिटायर हुए, उनको तब्दील नहीं किया गया, वो रिटायर हो गए। इसके बाद जो ये जो चेंजेस आई हैं, इनमें आपको पता है कि जिस तरीके से जो एक हैकिंग का मामला हुआ था कि FBR का जो सेंसिटिव डाटा था उसको सिक्योर नहीं किया गया और वो हैक हो गया, जिसके बाद ये शौकत तरीन साहब जो हैं
उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो तब्दीलियां। तो शौकत तरीन का बयान आया कि हमारा कोई डेटा हैक नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने कहा जो अटेम्प्ट हुई है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो उसमें जो है वो कार्रवाई चाहते थे। और ये जो चेंजेस आई हैं ये शौकत तरीन साहब की रिकमेंडेशन पे आई हैं, ये टीम पीएम की नहीं तब्दील हुई है, ये शौकत तरीन साहब की तब्दील हुई है। वो आप शौकत तरीन साहब से पूछें उन्होंने चेंज। अच्छा, ये जरा मुझे कमेंट समझा दें लास्ट, मुझे पता आपने जाना है, ये क्विकली मुझे काइंडली ये कमेंट सुनिए प्राइम मिनिस्टर का। जो इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये कौन सी इंडस्ट्री की बात हो रही है? बिकॉज कोई रेफर नहीं उन्होंने किया। कौन सी इंडस्ट्री है जो 18 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इशारा कर रहे थे, जो 10% से ज्यादा, अब तो खैर वो 14% के ऊपर है, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रेफर कर रहे थे। वो 18% का है। आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 18% बढ़ी है? नहीं, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे जो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जाहिर है कि एक इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये मुझे मैं, बिकॉज वो कहते हैं अंग्रेजी में द डेविल लाइज इन स्पेसिफिक्स डिटेल्स। मुझे ये बताइए काइंडली, फिर आप कहते हैं कि आप लोग ऐसी बात कर देते हैं, ये 18% वजीर आजम किस इंडस्ट्री की बात करें? ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि वो 18% नहीं है। अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी 18% नहीं है। ये कौन सी 18% इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है? 14% है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, वो फिर ऐसे स्लिप ऑफ टंग होगी। जी जी बिल्कुल। वो आप जब देखिए ना फिगर्स में, तो आप देखें ना, वो आप जब किताब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम खड़े। नहीं, ठीक है, इट इज परफेक्टली फाइन। इफ इट इज अ स्लिप ऑफ टंग, इट इज परफेक्टली फाइन। हमें सिर्फ ये कि क्लैरिटी हमें हो जाए। चले, मुझे पता आपने जाना है, डिनर में पहुंचना है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें टाइम देने का। आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो कहते हैं डिटेल्स आप किताब में पढ़ लें। इन्फ्लेशन जौन सी है, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी ये दूसरी चीज़ें हैं, इस पर आप बात करेंगे। इस प्रोग्राम सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया शायद खान अब्बासी साहब ने। तो शायद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। कैसे देख रहे हैं आज की स्पीच? एक चीज़ तो मैं पहले पॉलिटिकल बात कर लूँ। एज अ थर्ड पर्सन मुझे ये तासुर मिला कि एक चीज़ में तो ये तकरीब बड़ी अच्छी थी, गाने शाने ये सब कुछ हुए, रौनक मेला, बड़ा एक जिस तरह होता है हमारे लोगों का मूड बन जाता है कि गवर्नमेंट लगी थी बड़ी कंफर्टेबल, मजबूत, सुकून से बैठी हुई, और प्रॉब्ली यही उनका मकसद था। जी, गवर्नमेंट सुकून से बैठी है, अवाम तकलीफ़ में है। छोटा सा एक मसला है, अवाम बड़ी तकलीफ़ में है। और बदनसीबी इस मुल्क के ऐसे हुक्मरान हैं जो न सच बोल सकते हैं, न हक़ाइक़ जानते हैं, न मुल्क के मामलात को समझते हैं। जिस शख्स ने ये कागज़ वज़ीर आज़म साहब के हाथ में दिया था, सबसे पहले तो उसको निकालने की ज़रूरत है, जिसने ये कहलवा दिया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 18% बढ़ गई है। ये फ़ीसदों में बड़ी शौक़ है इनको बात करने का। मुल्क की आज हकीकत ये है कि आप 2018 की सतह से आज हर पैमाना आज नीचे है, हर पैमाना। आप कोई भी इकनॉमिक पैरामीटर देख लें वो नीचे है। अफरात ज़र में जो अफसोस है कि एक वज़ीर अगर ये कहे कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, तो पूरी दुनिया में महंगाई है। पूरी दुनिया में महंगाई नहीं है। मुझे कोई मुल्क बताएं जिसके अंदर फूड इन्फ्लेशन 3 साल में 40% हुई और रूरल फूड इन्फ्लेशन, हाँ, जो पाकिस्तान में कभी 2% से ऊपर नहीं गई। वो कह रहे थे मसले सारे तनख्वाह वालों के हैं, बाकी खुश हैं। मैं यही बता रहा हूँ ना, जो लोग ये बात ही ना समझते हों वो क्या बात करेंगे, वो आपको क्या बताएंगे। आज मैं आपको गिन के बता सकता हूँ, आप सबसे बड़ा इकनॉमिक GDP होता है मुल्क का, आज आप 287 पे हैं मेरे ख्याल में। हम छोड़ के गए थे 315 पे। चलिए, वो तो कोविड पे भी आप कहेंगे ना, कोविड का इफेक्ट भी तो है ना। कोविड के असरात नहीं है, यकीन करें, कोविड के असरात नहीं है। कोविड के असरात भी डाल दे, चले आप वापस चले 300 पे आ जाएंगे, कोविड के असरात निकाल दें। 15 किधर गया? बाकी 2 सालों में क्या हुआ? आज पाकिस्तान की ग्रोथ को 350 अरब पे होना चाहिए था। आज आप एक पैरामीटर जो डेट सर्विसिंग है 1500 अरब का, उसमें इजाफा हुआ है सालाना 1500 अरब। 1500 अरब इस मुल्क का दिफाई बजट है।
आज मुसल्लह अफवाज की बहुत बात की है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने। 30% मुसल्लह अफराद की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई है। यानी आज जो उनकी ख़र्चे की ताकत है, जो अखराजात वो करते हैं, जो ख़रीदारी करते हैं, उसके अंदर 30% कमी आई है। इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुल्क को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बात भूल गए हम कि एक मजबूत फ़ौज के लिए भी एक मजबूत मुल्क भी चाहिए, एक मजबूत मईशत भी चाहिए, एक मजबूत सियासी निज़ाम चाहिए। ये चीज़ें नहीं होंगी तो वही हाल होगा जो हमारे मुल्क का है। ये आज हुक्मरान गाने बजाने में लगे हुए हैं और गरीब आदमी परेशान से परेशान तर होता जा रहा है। ये मुझे बताएं, ये LNG के ऊपर बात चल रही थी, मैं इनसे ही पूछ रहा था। कल एक प्रोग्राम इंटरव्यू में, मेरे ख्याल में शायद खानज़ादा के प्रोग्राम में शौकत तरीन साहब ने कहा, जब बात हुई कि आप लोगों ने सस्ती क्यों नहीं ली, उन्होंने कहा कि जी नैब की वजह से वो फिर बातें लोग होते हैं, हम नहीं ले सके, फिर अगर उस वक्त लेते शायद और कम हो जाती, फिर ये केस बन जाना था। ये बहुत बड़ी मसला है। आज नैब की वो तारीफ़ कर रहे थे कि नैब का हमने इतना रेवेन्यू बढ़ गया है, सब कुछ। ये जो LNG के अब क्राइसिस हुए हैं और इनके जो स्क्रू अप्स हुए हैं, क्या इसमें वाकई नैब का खौफ था जो LNG भी? इसका मतलब है हम फजूल कहते रहे हैं कि नदीम बाबर ने 2 नंबर काम किया, ये नालायक हैं। अगर जेन्युइनली नैब से डरे हुए हैं तो फिर हम क्यों गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं? नैब से डर ही लगता है ना। जो शायद अब्बासी पे केस बनाएंगे, जब मेरे सेक्रेटरी के सामने 2 कागज़ रखेंगे कि ये तुम्हारा अरेस्ट वारंट है और ये तुम्हारा अप्रूवल स्टेटमेंट है, ये मेरे 3 सेक्रेटरी के साथ हुआ है, तो फिर कौन सा सेक्रेटरी काम करेगा? सिर्फ LNG के अंदर जो आपको अपॉर्चुनिटी थी, $8 अरब आपने 3 साल में लूज़ किया। $8 अरब कैश पाकिस्तान को फ़ायदा मिल रहा था जो कि आप नहीं कर सके। मैं आपको डॉक्यूमेंट करके बता देता हूँ। किस तरह, लाइक कैसे आप कह रहे हैं कितना फ़र्क पड़ा? जब ये कोविड आया ना, दुनिया में एनर्जी मार्केट कोलैप्स कर गई। हम 5 कार्गो महीने के लेते हैं कतर से। हमें ख़त आया दुनिया के दूसरे बड़े ट्रेडर का, उसने कहा ये 5 कार्गो हमें दे दें, हम आपको 4 साल औसतन $4.25 में देंगे। आज वही कार्गो हम $9.5 के ले रहे हैं। जब वो ट्रेडर आपको $4.25 औसतन कह रहा था 3 साल में, अगर आप मार्केट में जाते इजाफी LNG के लिए, आपको $4 से कम की LNG मिलती, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते आपको। आप आज $20, $24 की LNG ले रहे हैं। ये एक शिप पे $60-70 मिलियन का नुकसान है। आप जो अपनी गैस हम मुल्क में निकालते हैं ना, जो सारी गैस KP से निकलती है, हम $6 देते हैं। आप दुनिया आपको अपनी गैस यहाँ पहुँचा कर $4 में दे रहा था। ये वो तरीका होता है जिससे मुल्क के पैसे बचाए जाते हैं। हमारे खिलाफ केस चल रहा है ना, अदालत में आखिर हुकूमत के विटनेस ने बताया कि $1.5 अरब सालाना सिर्फ पावर की मद में LNG से बच रहा है। अगर पाकिस्तान LNG ना लेता तो आज $1.5 अरब ज़्यादा दे रहा होता। ये सिर्फ पावर में। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 2 साल में LNG की मद में उन्होंने $234 मिलियन को ऐसी रकम लिखी है, हालांकि बहुत कम है। तो जब हुकूमत सोच ही छोड़ दे, जब हुकूमत सोच सारी ये हो कि आज किसको पकड़ना है, किसको जेल में डालना है, सारा दिन मैं भी PM की स्पीच पे वापस आना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं LNG पे 2 चीज़ें क्लियर कर लूँ। तो फिर जो इन्होंने नहीं किया जी, इनको भी तो नज़र आ रहा होगा ना कि ये बचत होती है, तो क्या ये वाकई नैब के खौफ से नहीं किया कि नालायकी है? जी, तीन आंसर है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। हाँ। नालायकी है तो आपको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। इस गरीब मुल्क का ये जो हुकूमत में लोग होते हैं उनका काम होता है। हमें कोई शौक नहीं था LNG का, हमें नज़र आता था कि ये पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। तो यह नालायकी है तो हुकूमत में आपका कोई हक नहीं है हुकूमत करने का कि इस गरीब मुल्क के आपने $8 अरब, ये जो टोटल पैसा आपको मिलना IMF से ज़्यादा है। इन 3 सालों में आपको 8 अरब नहीं मिलेगा। हाँ, जो अभी उन्होंने आपको 3.25 अरब गरीब ममालिक में शामिल करके आपको एक भीख दे दी है कोविड की वजह से, जो तमाम दुनिया में। दूसरा आंसर है कि
करप्शन है, क्योंकि जब आप LNG नहीं लेंगे आप तेल से बिजली जनरेट करेंगे, तेल में करप्शन है। कैबिनेट का डिसीजन है मुल्क का कि पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं करेगा फर्नेस ऑयल। पिछले महीने 10% बिजली फर्नेस ऑयल से बनी है, 20% LNG से, 10% फर्नेस ऑयल से। हालांकि 30% LNG से होनी चाहिए थी, फर्नेस ऑयल ना होने के बराबर होना चाहिए था। तीसरा एलिमेंट नैब है, कोई अफसर कोई काम करने को तैयार नहीं है। अब ये बात कोई मुश्किल है कि हम अपनी गैस निकालने के $6 देने, दुनिया की गैस $4 में मिल रही है। आप अपनी गैस बंद करें, उसको स्टोर रखें, वो आपकी स्टोरेज हो गई। आप $2 फी MMBTU आप सस्ती लेके चलाना शुरू कर दें, आप अरबों डॉलर बचाएंगे हर साल। ये कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन कल नैब आके पकड़ के ले जाएगी। तो PM की स्पीच पे वापस आ जाते हैं, ये एनर्जी पे तो फिर बात होगी। 2-3 उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने एक तो जो उनका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, उसमें कोई 1 ट्रिलियन, 1 खरब से ज़्यादा के कर्जे आएंगे। फिर चल रहा है एहसास प्रोग्राम चल रहा है, कोई 260 अरब का वो भी है। इसके अलावा काफ़ी अरबों रुपए हैं जहाँ से डेवलपमेंट फंड्स में जाएंगे। तो ये अगर सारा कुछ आता है अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर और इतना पैसा मार्केट में आएगा और पाएगा, तो डेफिनेटली फिर तो पॉलिटिकली तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अल्लाह करे आए। हम तो जो चीज़ इस मुल्क के लिए बेहतर है हम तो उसको वेलकम करते हैं, लेकिन प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम है क्या और पैसे कहाँ से आएंगे? आपका रिकॉर्ड डेफिसिट है इस वक्त। इस बजट में रिकॉर्ड डेफिसिट है। अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए बजट बनाए हुए, 600 अरब से ज़्यादा का एडिशनल डेफिसिट आ गया है। आप रेवेन्यू टारगेट नहीं पूरे कर सकते। 600 अरब का 2 महीने में नज़र आ रहा है कि 600 अरब कम से कम, मेरा ज़ाती ख्याल है कि 1000 अरब आपको इजाफी डेफिसिट आएगा। कहाँ से पैसे आएंगे? अब कर्जा लेकर ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम है क्या? ये ज़रा बताया जाए ना। और का एहसास प्रोग्राम क्या है? ये बिस्प है। हाँ, बिस्प है तो क्या वो पहले भी 240 अरब पे था, उसको बिल्कुल हर साल बढ़ना चाहिए। लेकिन बिस्प जो है जब उसमें वो बढ़ता है तो मुल्क की नाकामी नजर आती है। पाकिस्तान उस दिन कामयाब होगा जब बिस्प 0 पे होगा, जब कोई गरीब नहीं होगा बिस्प लेने के लिए। आपने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे कर दिया है। इस पर खुश हो रहे हैं, इस पर गाने बजा रहे हैं। 50 लाख नौजवानों को आपने रोजगार कर दिए, बेरोजगार कर दिए, उस पर गाने बजा रहे हैं। आज तो एक अफसोस का मुकाम है ये कि सारी चीज़ें तो आप लोगों को इस पे इश्यूज बनाने चाहिए थे ना। आप लोग हर वक्त लगे होते हैं बस हमारे मियाँ साहब को रिलीफ मिल जाए, फलाने को रिलीफ मिल जाए। आप भी तो खाली अपनी लीडरशिप की ज़ाती ज़िंदगियों को ही बचाने पे लगे हुए। आप लोग कौन सा कोई नहीं, हमने कभी ज़ाती ज़िंदगी की बात नहीं की। वो आप सवाल करते हैं तो जवाब दे देते हैं। हाँ। आप ही हर वक्त पूछते हैं मियाँ साहब कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया? आप हमसे सवाल किया करें। हमने हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हर इशू पर की है। असेंबली चलती ही नहीं है, वहाँ पर कोई क्या बात करे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन मुझे अवाम को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 53 रुपये की चीनी 110 पे कैसे पहुँची। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 35 का आटा 70 पे क्यों बिक रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है 140 का तेल जो है वो 320 का क्यों बिक रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिजली दुगनी क्यों हो गई, गैस तिगनी क्यों हो गई। ये सब हर आदमी महसूस कर रहा है। आप अपने बिल निकाल के देख लें, घर जाएं और ज़रा पता करें कि क्या हालात हैं घर के। मुझे किसी ने कहा कि जी अक्टूबर 1968 में एक अयूब खान ने भी सेलिब्रेट किया था डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, और फिर मार्च में हालात टोटली डिफरेंट हो गए थे, मार्च 1969 के अंदर। ये आज इतना बड़ा फंक्शन क्यों देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये मैंने तो देखा नहीं है। मैं यकीन करें ना, मैं वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरें सुनता हूँ, मेरे पास तो वक्त नहीं है। जितनी तकरीरें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की हैं, इतना अगर काम कर लेते तो मुल्क के लिए शायद बेहतर होता। और ये बदनसीबी होती है जब एक वज़ीर-ए-आज़म लेक्चर देने शुरू कर दे। वज़ीर-ए-आज़म का काम होता है कि करके, अमल करके, अवाम के मसाइल हल करके उनको दिखाए। जो लेक्चर देता है और जो आज एक सोच नज़र आई है, जो तकरीर में रवैया है,
एक बड़ा आमराना एक तकब्बुर का रवैया है। तो मेरा ख्याल है अगर ये पढ़ लें कि तकब्बुर के बारे में हदीस में क्या आया है, कुरान शरीफ में क्या आया है, वो बेहतर होगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शाह साहब, आपके भी लोग, अब जो आपने कहा ना कि इनके मेयार बड़े दोहरे हैं, तो आपके ऊपर भी बात हो जाए, आपकी लीडरशिप पे ही बात हो जाए। नहीं, मेरी लीडरशिप अभी तो जरा बात करें, मुल्क कहाँ पहुंच गया? नहीं, ये मेरी लीडरशिप जो है मेरा ख्याल है मुल्क इसलिए आप जहाँ भी पहुंचा हुआ है जब अपोजिशन भी अपना रोल अदा ना कर रही हो। खाली गवर्नमेंट का रोल अदा करना जरूरी नहीं होता, आपका भी जरूरी होता है। आज यहाँ अपोजिशन नहीं है, यहाँ दुश्मन है। ये सियासत नहीं रही, ये दुश्मनी है। सोशल ये फर्क पड़ गया है। मैं किसी की जाती जिंदगी पे ना कमेंट करता हूँ, ना जाती जिंदगी को छोड़ें, ना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये शादी का भी फंक्शन हुआ वहाँ पे लंदन में, तो सोशल मीडिया पे एक आग लग गई कि यार आप ये सारी चीज़ें करने के लिए ठीक हैं, आप फंक्शंस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वापस आके लीड करने के लिए तैयार नहीं है ऑपोजिशन को। दोबारा ये बात शुरू होगी मियाँ साहब के ऊपर कि इज़ हेल्दी इनफ टू डू एवरीथिंग। क्यों नहीं फिर मियाँ साहब आ जाते? देखिए, जो आदमी बीमार हो उसकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। वो ज़िंदगी तो गुजारता है ना। वो नवासे की शादी हो तो उसमें ना जाए, वो खाना ना खाए, वो बाजार में चहलकदमी ना करे। में फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पोलो खेलने वो जा रहे हैं, से रोज रोजाना देखने हैं, टहलने रोज जा रहे हैं, बिस्तर रख के शादी में फुली एक्टिव है माशाल्लाह। आप क्या चाहते हैं? बिस्तर पर लेट जाए? मुनाफकत तो नहीं हो सकती ना। इलाज करवा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ लें, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। अभी उनकी 3 प्रोसीजर हैं, वो हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। हम सब भूल जाते हैं कि 2018 में जब उनको कन्विक्ट किया गया एक जज को ब्लैकमेल करके, तो वापस आकर जेल चले गए थे। तो मैं भी अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा, हो सकता है उन्होंने आगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये देखा हो कि जेल कटना मेरे वास्ते का गल नहीं की, मैं आ गया एक बार, बस आइंदा नहीं। ये भी तो होता है। नहीं जी, नवाज साहब ने काफ़ी जेल काट ली है। आज जो सारे ये हुक्मरान हैं इनसे ज़्यादा ही काट ली है। कौन सी जेल काटी है उन्होंने? जी, मुशर्रफ की जेल भी काटी है। सरूर पैलेस तो जेल नहीं था ना भाई, सरूर पैलेस नहीं था, उससे पहले 1.5 साल सरूर पैलेस नहीं था। ठीक है ना, उलांडी जेल थी। वो मर्जी से तो नहीं काटी थी, माजरत से ना। जेल कोई मर्जी से नहीं काटता। नहीं, आपने कहा ना वो आए थे दोबारा, कोई मर्जी से नहीं काटता। मैं तो मियाँ साहब को मुझसे मशवरा के मांगे, मैं कहूँ बिल्कुल मत आए, जिस मुल्क में इंसाफ ही ना हो। अच्छा, डॉक्टर्स ने क्या स्पेसिफिकली उनको एयर ट्रेवल से मना किया? जी, ट्रैवल से भी मना किया है, और उन्होंने बड़ा सीरियस जो पिक्चर दी है उनकी हेल्थ की, बड़ी सीरियस मामला। यानी कि अगर वो एयर ट्रैवल नहीं कर सकते तो कल फिर को अगर कोई और हालात बदलें तो वो फ्लाइट लेके ना सऊदी अरेबिया जाएंगे, ना वो किसी कतर जाएंगे, बिकॉज वो भी एयर फ्लाइट से जाएंगे ना, तो फिर वो कहीं नहीं जाएंगे एयर फ्लाइट लेके। ये नहीं हो सकता कि कल को अगर वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाए तो फिर वो फ्लाइट लेके सऊदी अरेबिया तो चले जाएं, या कतर चले जाएं, या किसी और मुल्क चले जाएं। सिर्फ पाकिस्तान की फ्लाइट से डॉक्टर्स ने मना किया है कि फ्लाइट से मना किया? पाकिस्तान की फ्लाइट से मना किया। जी, आप जरा गौर से वो रिपोर्ट पढ़ लें। डॉक्टर एडवाइस देता है, डॉक्टर कहता है कि इस पेशेंट की सेहत की देखकर मेरा इनको ये मशवरा है कि ये मत ट्रैवल करें, ये डॉक्टर कहता है, और अपना इलाज करवाएं। अगर वो इलाज वहाँ मुयसर नहीं होगा तो मजबूरी में किसी दूसरे का ट्रैवल करेंगे, ये उनका हक है। आप अपने जोर लगा लें, जो भी हुकूमत ने करना है आपने जोर लगा लिया, आपने जज को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट भी करा लिया। मियां नवाज शरीफ पे आज तक करप्शन का केस नहीं लग सका। 35 साल से 36 साल से जो आदमी सियासत में हो, आप लगाए ना करप्शन का केस, आपको कौन वो रोक रहा है? आप क्यों जजेस को ब्लैकमेल करते हैं? आप ज़रा, मैं माजरत से गुजारिश करूंगा, पढ़े लिखे आदमी है माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा, ये 2 केसेस मंगा कर ज़रा पढ़ लें जो इस यहाँ पर कन्विक्शंस हुई हैं, ज़रा पढ़ लें एक दफ़ा। नहीं, हम देखें, हम तो सेहत देखते हैं बंदे की एक्टिविटी से। पीडीएम की मीटिंग हो तो मियाँ साहब 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंग में पूरे एक्टिव हैं। जलसा हो तो मियाँ साहब तकरीरें भी करते हैं, पूरा परस्यू भी करते हैं, फिज़िकली सारी एक्टिविटी है। अगर सिर्फ एक मसला आ जाता है, सिर्फ पाकिस्तान का आ जाता है। अभी आपने कहा तो मजाक में है, लेकिन यू मीन इट कि कल को अगर जाना पड़े सऊदी अरेबिया तो कतर, तो उस फ्लाइट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मियाँ साहब, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को वो सिर्फ लीगल वजूहात से नहीं आ रहे, मेडिकल की वजह से नहीं आ रहे। माजरत से मेडिकल वजूहात हैं, यहाँ से भी चल कर गए थे, जिसकी आपने फिल्में बनाई थी जी, चल कर जहाज़ में चले गए, चल कर गए थे। बीमार आदमी चलता भी है, उनकी कंडीशन को वहाँ स्टेबलाइज किया गया है। अब 3 प्रोसीजर्स होने हैं, सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसको पढ़ लें। और अगर अगर आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू
पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने में अगर है, मुल्क आपसे नहीं चल रहा, तो ये कह दें तो हम उनसे सारे जाके पैर, जिस तरह शहबाज साहब ने कहा, जाके पैर पकड़ लेंगे, उनको वापस ले आएंगे। मियाँ साहब की वैसे हालत पिछले 2 साल में बेहतर हुई है कि बिगड़ी है पहले से? जब यहाँ से गए, यहाँ से जब गए तो बेहतर हुई है, उन्होंने स्टेबलाइज किया। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमने उनको स्टेबलाइज किया, 4-6 महीने लगे, उसके बाद 3 प्रोसीजर्स होने। मियाँ साहब से बात आपके बयानिए भी, अब आप आगे में तो मैं क्या चले थोड़ी सी आपकी पार्टी पॉलिटिक्स पे ही बात हो जाए। उन पे बात करें ना जो हुकूमत चला रहे हैं, मुल्क के जो मसाइल की बात। मैंने तो आपसे ये भी पूछना है कि ये अब की क्या सिलसिला चल पड़ा है कि जहाँ मरियम जाती हैं वहाँ शहबाज साहब नहीं जाते, जहाँ शहबाज साहब जाते हैं मरियम नहीं जाती, वो कश्मीर गई, ये कश्मीर नहीं गए, ये कराची वाले जलसे में जा रहे हैं तो वो नहीं जा रही। ये इतनी खुल के बातें हो गई हैं और वो सारे कहते हैं 2 कैंप बन गए में, एक कैंप के आप मरकज़ी रहनुमा हैं, आप मरियम कैंप में हैं, शहबाज शरीफ और अदर्स दूसरे कैंप में हैं। तो इस पर भी आपकी मैंने आपके अपने अंदाज में जवाब चाहिए मुझे। बुज़दार जाता है वहाँ इमरान खान नहीं जाता, जहाँ इमरान खान जाता है वहाँ बुज़दार नहीं जाता, जहाँ वो महमूद जाता है वहाँ इमरान खान नहीं जाता। ये नाराज़ है आपस में? नहीं वो ये पार्टी ये सारे तो इमरान के मुलाजिम हैं, इनका तो इनकी मजाल नहीं है कि ना पार्टी के मेंबर है ना, आला ओहदे रखते हैं, पार्टी के मेंबर हैं। कोई पैरेलल नहीं है, ये कोई मैं ब्रेक लेता हूं। आप हर जगह नहीं जाते इकट्ठे, पार्टी के सदर पहले जाते थे, पहले तो बड़ा इकट्ठे बैठते थे, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इकट्ठे होती थी, भी जाते हैं इकट्ठे भी जाते हैं, मीटिंग में इकट्ठे भी होते हैं, कभी नहीं होते। मुझे जरा आखिरी जरा बताइएगा, आखिरी कौन सी कैंपेन इकट्ठे की है जब से ये बातें खुल के सामने आई हैं? जब जीबी की कैंपेन हुई, शहबाज साहब जेल में थे, ठीक है। जब कश्मीर की कैंपेन हुई, मरी बीबी की जिम्मेदारी लगाई गई, वो गई। शहबाज साहब आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि बड़ा दूर है वो नहीं जा सके। मैं यही कह रहा हूँ कि तो सियालकोट तो दूर नहीं था, सियालकोट तो साथ ही था। सियालकोट गए हैं, उनको मीरपुर भी आना था लेकिन वो नहीं आ सके। हमने उनको 3 जलसे रखे थे उनके, लेकिन वो अपने बैग की वजह से वहां पर नहीं आ सके। हमजा भी कहीं नहीं गए, हमजा की बैग तो ठीक थी, हमजा सियालकोट क्यों नहीं गए? देखिए हमजा कहीं हर जगह जाना जरूरी नहीं होता। एक इफेक्टिव कैंपेन मरीम बीबी की उसके चल रही थी, उनकी निगरानी में इफेक्टिव कैंपेन। कोई कैंप्स नहीं है आपकी पार्टी में? कोई कैंप्स नहीं है, क्योंकि पीडीएम के बाकी लोगों से इख्तलाफ राय है, बिल्कुल राय है। हर जगह पॉलिटिक्स में नेचुरल है। मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके मुझे पीडीएम के लोगों ने कहा कि जी पीडीएम इसलिए आगे नहीं चल रही क्योंकि पहले मुस्लिम लीग वाले अपना तो मसला हल कर लें कि पार्टी चलानी किन्ने, उसके बाद पीडीएम में जान आएगी। इसलिए मैं आपसे बात करूँ, आप पीडीएम के भी ओहदेदार हैं, तो इसलिए आपकी वजह से पीपल्स पार्टी चली गई। आप उनसे सफाई, मैंने जाके सेनेट में आपने सफाई मांगते थे, मैंने चोरी करके पीडीएम के ऐद को तोड़ा था, वो मैंने किया था। चलो इस ब्रेक के बाद आगे इनसे पूछेंगे कि ये अगर इनके मसले हल नहीं होते पीएमएलएन के अपने, तो फिर पीडीएम तो नॉन स्टार्टर ही हो गई। इस पर बात करेंगे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा शायद साहब ये बताएं ना, आपके अगर जब तक आपके डिफरेंसेस रिजॉल्व नहीं होते तो पीडीएम क्या है? अब आपकी जीव जी हम बातें सुन रहे हैं। तारड़ साहब, तारड़ एक प्रोग्राम में कह रहे थे शायद इलेक्शन अलायंस में बदल जाए, हम सीट अलायंस कर लें, यही पीडीएम के। रह कौन गया है? पीपल्स पार्टी निकल गई है, एएनपी निकल गई है, आप हैं मेन, जेयूआई के होते हैं कई जगह पे। अलायंस आपने करना किससे है? बाकियों का तो कोई वेट ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की हर सोच, हर फिक्र की जमात है, हर सूबे की जमात है। जमातें तो बड़ी हैं, जमात है ना, 8 जमातें हैं, एक चीज़ पर मुतहद हैं। आप जरा अप्रिशिएट करें। सीट उनकी एक नहीं है किसी पार्लियामान में, और बस सबकी सीटें पार्लियामान में, सब सीटें जीत सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इससे भी ज़्यादा जीत सकते हैं। अब बात यह है, ये तमाम जमातें एक बात कर रही हैं, यही पीडीएम की कामयाबी है, यही पीडीएम की कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए कि आज 8 जमातें ये बात कह रही हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलाएं, सिविलियन सुप्रीमेसी हो। ये बातें हमेशा रूल नहीं ये बातें चलें। अच्छा, पहले उधर आ जाए, पहले अपनी बात पे आए, पहले मुझे उसका जवाब दें। आप इसको बात समझते हैं, मैं इसको पाकिस्तान के मसाइल आपकी जो ग्रुपिंग है, जब तक वो ग्रुपिंग खत्म नहीं होती आपकी पार्टी में, किस हर जमात में ग्रुपिंग्स होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, जमात के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन जब जमात फैसला करती है सब उसके ताबे होते हैं। यही हमारी जमात में है, डिफरेंस ओपिनियन रहता है। तो मरीम नवाज में और शहबाज शरीफ कैंप में क्लियर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
ना कैंप है ना डिफरेंस ओपिनियन है। तो फिर किसमें डिफरेंस ओपिनियन? कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है, टीवी शोज पर है। अभी आप कह रहे हैं होता है डिफरेंस होता है, होता है, लेकिन जब फैसला हो जाए कि पीडीएम के मुस्लिम लीग फैसला हुआ क्या है? क्या फैसला ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून सौदे नहीं करेगी, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में हर कीमत पर नहीं आएगी। मेरी बात सुन ले, मेरी बात आप ही कहते हैं शहबाज शरीफ की बात, तो आपने मेरे प्रोग्राम में कहा वो जो भी बात करें वो पार्टी प्रेसिडेंट की हर बात पॉलिसी बयान नहीं होती। जी बिल्कुल। आपने कहा कि जी मैं उनसे वजाहत मांगूंगा, उन्होंने ये बात की। मैंने ये नहीं कहा, मैं उनसे पूछूंगा, मैं अपनी जगह मतलब कि मैं देखें इसको मिसकोट मत करें। मैंने कहा मैं अपनी जगह, आपने कहा कि उन्होंने ये कहा, हाँ। मैंने कहा जी मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं अपनी जगह उससे पूछ लूंगा क्योंकि इन बातों का मुझे इल्म नहीं है। तो ये पार्टी प्रेसिडेंट कैसा पार्टी प्रेसिडेंट है? अगर सारे उसकी बात नहीं मानते, अगर उसकी बात पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, तो किसकी बात पॉलिसी स्टेटमेंट है? देखिए, हर बात जो टीवी पर बयान की जाती है पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होती। पॉलिसी PMLN की बड़ी क्लियर है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले, इलेक्शन चोरी ना हो, सिविलियन सुप्रीमेसी हो, रूल ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये तो कोई ये बात तो कभी शहबाज शरीफ ने भी दूसरी नहीं की। जी तो बिल्कुल। तो भैया बड़े मियां साहब हर बार टीवी पे कहते हैं बयान ये दो हो गए, तो जो बड़े मियां साहब हर बार टीवी पे कहते हैं वो फिर पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों होती है? कौन सी? मियां साहब की जो बात होती है आप कहते हैं जी मियां साहब हमेशा ये, जब भी मीटिंग हुई है मियां साहब ने यही बात की है, PDM के अंदर यही बात की है कि हमारा मुल्क जब तक हम आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे, इदारे आइन के अंदर नहीं रहेंगे, हमारा मुल्क नहीं चलेगा। हम उसकी कोशिश में हैं। हमारे और कोई, हम सौदे करके डील करके इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये सिर्फ हम कह रहे हैं क्योंकि वक्त ने साबित किया है कि ये नाकामी का रास्ता है, ये मुल्क की तबाही का रास्ता है। आप ये कह रहे हैं कि PMLN के पूरे बाख्तियार सदर हैं शहबाज शरीफ साहब? जितना सदर बाख्तियार होता है उतने बाख्तियार। आप कभी अनक्वालिफाइड जवाब क्यों नहीं देते? आप हमेशा एक प्रोवाइजो क्यों ऐड करते हैं? मैं प्रोवाइजो यानी कि ये क्यों ऐड करते हैं? ये देखिए, एक सिंपल सवाल मैंने आपसे किया है, मैंने आपसे एक सिंपल सवाल किया, क्या वो बाख्तियार सदर हैं? उसमें भी आपका दिल नहीं मारा, जितना एक होता है। वो इमरान खान की तरह बाख्तियार नहीं है जो मर्जी कहा जाए, एक कल्ट है जो उसकी बात पे तालियां बजानी शुरू कर देता है, इतने बाख्तियार वो नहीं है। तो कितने आप बाख्तियार हैं? जितना उनको PMLN का आइन इख्तियार देता है इतने इख्तियारात उनके पास हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोवाइजो के बगैर, ये प्रोवाइजो, भाई मैं आइन की बात कर रहा हूँ ना, ये कोई फैशिस्ट स्टेट तो नहीं है, ये कोई फैशिस्ट पार्टी तो नहीं है PTI की तरह कि जो एक बंदा ऊपर से कह दे सब उस पर चल पड़ेंगे। आपके मुताबिक कोई इख्तलाफ नहीं है, आपके मुताबिक किसी किस्म का नहीं, वो पूरे बाख्तियार सदर हैं। और ईशा यानी कि मतलब इस वक्त जो PMLN की अगर कोई पॉलिसीज़ की गलतियां हैं, कुछ हैं, तो उसके ज़िम्मेदार फिर शहबाज शरीफ होंगे, नॉट मरियम, नॉट बड़े मियाँ साहब। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बाख्तियार हैं। पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय है, जब मुशावरत होती है। सेंट्रलाइज रोल मरियम नवाज को किस बारे में, अगर आइन के मुताबिक आपकी पार्टी चलती है, तो फिर मरियम नवाज साहबा इतनी पावरफुल या सेंट्रल फिगर क्यों है? सिर्फ वो तो इसलिए है ना बिकॉज वो साहबजादी हैं बड़े मियां? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पार्टी में नायब सदर हैं, उसी पोजीशन के मुताबिक ही वो अपनी राय देती हैं। फील्ड में आज हमारी जमात में नवाज शरीफ साहब के बाद जो क्राउड अपील है, जो क्राउड पुलर है, वो मरियम नवाज है। ये एक हकीकत है, ये कुदरत के काम है, मैं क्या कहूँ। फिर जो पार्टी का वर्कर के दिल में उनकी एक जगह है, वोटर के दिल में एक जगह है, लोगों की कुछ होप सुनते हैं। क्राउड पुलर तो शायद साहब वो तब बनी ना जब वो क्राउड्स में गई। क्राउड्स में भेजा इसलिए गया कि बिकॉज वो वज़ीर आज़म की XYZ की साहबजादी थी। आपकी और भी क्राउड पुलर्स होंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो इतना सेंट्रल रोल उनको मिला वो किस बेसिस पे आपकी पार्टी देती है? देखिए, बहुत से वज़ीर आज़म के औलाद होती है, मैं खुद वज़ीर आज़म हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी वो क्राउड अपील नहीं है जो मरियम नवाज साहिबा की है। ये कुदरत के काम है। तो पार्टी हमेशा अपने एसेट्स को इस्तेमाल करती है। आज मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन कैंपेन हो, कुछ भी हो, वो आपके क्रिटिक्स पार्टी उनको भेजती है। वो दूसरी साइड कहती है कि जी हमजा की क्राउड अपील नहीं है, लेकिन उसने पंजाब के सारे इलेक्शन जिताए और मरियम बीबी ने सारे इलेक्शन, क्राउड अपील होगी लेकिन इलेक्शन सारे हरवा दिए, सियालकोट भी हरवा दिया। साइड कोई नहीं है। हमजा शहबाज साहब भी इस पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, पंजाब असम्बली में आला ओहदेदार हैं, वो अपना काम करते हैं। मरियम बीबी अपना काम करती हैं। जीतने हारने का फैसला वोटर करता है। ये जो लेटेस्ट बयानबाजी हुई कि अगर गवर्नमेंट, अगर पीपल्स पार्टी एक अच्छा हमें प्लान बताए
तो ठीक है, फिर हो सकता है हम पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर इनकी हमायत करेंगे। ये बयानिए में तब्दीली क्यों आ रही है? ये बयानिया नहीं है, ये एक सवाल का जवाब है। बयानिया क्या, एक सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम जो हैं वो पंजाब असम्बली में अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। ये वो पार्टी बातें 7 जिनके सीटें वो अदम एतमाद के लिए तैयार हैं, तो कर लें अदम एतमाद। तो उस पर एहसन इकबाल साहब ने जवाब ये दिया कि अगर इतना ही शौक़ है अदम एतमाद का तो सेनेट में जहाँ 58 मेंबर हमारे पास हैं वहाँ से इब्तिदा करें। ये बात हुई है। लेकिन उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को जिता के दिखा तो दिया ना कि नंबर्स कर सकते हैं वो। जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, अगर आप कर सकते हैं तो आज करें ना। आप यू हैव नथिंग टू लूज, लास्ट मिनट है, यू हैव नथिंग टू लूज। अगर आप पंजाब के अंदर अटेम्प्ट करने देते हैं और आप उनका वजन उनके साथ डालते हैं तो यू हैव नथिंग टू लूज। आप क्यों नहीं करते? हमारे बयानिए के खिलाफ है। हम मुल्क में अदम एतमाद सौदे के बगैर नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट से सौदा नहीं करेंगे या अदम एतमाद जो हमारा निज़ाम है, क्योंकि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता, तो अदम एतमाद मुमकिन नहीं है। हम इस सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। चल, वक्त हमारा ख़त्म हो गया नाज़रीन। कोई कमेंट नहीं है आज से इतना। मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं, जिस तरह गवर्नर सिंध थे, वो जब आएँ तो फंक्शंस भी हों तो थोड़ा सा डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए। गवर्नर सिंध का अगर इतना ही काम रह गया कि वो आएँ और एक गाना गा के चले जाएँ और ये अनाउंस करें कि मैं एक और गाने पर काम कर रहा हूँ, तो नो वंडर सिंध के अंदर हालात इतने ख़राब क्यों हैं। बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो भी अपना काम नहीं कर रही। जो एक वॉचडॉग होता है फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोविंस के अंदर, वो अगर गाने बनाने में मसरूफ़ है तो फिर मैं सिंध के लोगों से हमदर्दी कर सकता हूँ और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।